हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमएस रावत और मैं एसआर इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। पिछले 5 महीने में जितनी चर्चा ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर हुई है, शायद दूसरे किसी विषय में इतनी चर्चा नहीं हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 22 के वर्डिक्ट के बाद इसमें अप्लाई करने के लिए 3 मार्च तक का समय दिया गया था, जो कि बाद में 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी भी ये पता नहीं चल पा रहा कि कितने लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोरगुल हुआ है कि इसमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, पेंशन 50,000 हो जाएगी, पेंशन 60,000 हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि मजदूरों का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। तो क्या ये सही है कि नहीं, अभी देखते हैं कि जब कोई अच्छी चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, हाँ, तो पेंशन बिक रही है। आप अपने ईपीएफ का पैसा दो, प्रोविडेंट फंड का पैसा जो कि कंपाउंडिंग से ग्रो हो रहा है, और पेंशन खरीदो। पेंशन बिक रही। जब अच्छी चीज बिकती है तो उसमें बहुत लंबी लाइन होनी चाहिए थी, बहुत भीड़ हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हमें पता है कि 7 करोड़ करीब करीब मेंबर्स हैं इसके प्रोविडेंट फंड के, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मंथली, और 1 करोड़ के आसपास रिटायर्ड लोग हैं जो कि ईपीएफ से पेंशन ले रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि कितने लोगों ने अभी तक अप्लाई किया। एक डेडलाइन तो ऑलरेडी निकल गई है, लेकिन इसके लिए कोई पब्लिक में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। और वैसे तो ईपीएफओ की साइट पे काउंटर भी लगना चाहिए था कि आज तक कितने लोगों ने अप्लाई किया, ताकि लोगों का जो कंफ्यूजन है, हर चीज़ एक दिन में नई चीज़ आ रही है, क्या टैक्सेशन होगा, क्या आपका कंट्रीब्यूशन होगा, कितना आपको देना पड़ेगा, फिर उस पर जो आप देंगे बैक डेट से तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी है। और अल्टीमेटली जो पेंशन होल्डर होगा उसको कितना फायदा होगा ओवर दी, क्योंकि इसमें जो मूल है प्रिंसिपल अमाउंट वो तो गायब होने वाली है। जो कुछ आप जमा करेंगे उसी को आपको मंथली पेंशन दी जाएगी उसी से। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह का रिस्पांस है। रिस्पांस के लिए बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं है, लेकिन सर्च करने से एक इकोनॉमिक्स टाइम्स ने रिपोर्ट किया है 16 मार्च को कि करीब 1,20,000 लोगों ने 9 मार्च तक अप्लाई किया, जबकि 3 मार्च एक डेडलाइन चली जा चुकी है, और 7-8 करोड़ में से खाली 1 लाख और 2 लाख अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत कम रिस्पांस लग रहा है, क्योंकि शुरू में रिस्पांस बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए था। लेकिन सभी जानते हैं कि इसमें इतनी कन्फ्यूजन थे, कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं थी, और लोग धीरे धीरे पता चल रहा था कि इसमें क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। और शायद इसी वजह से अभी भी लोग मई का इंतज़ार कर रहे हैं कि धीरे धीरे पता चलेगा, तो उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। आज हम इसी प्रेजेंटेशन में थोड़ा अपना ईपीएफओ के बारे में भी जान लेते हैं कि ईपीएफओ एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि करीब करीब 28 करोड़ अकाउंट्स को हैंडल करता है एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 21-22। डेटा में हैव चेंज नाउ। और ये 28 करोड़ जो अकाउंट्स हैं, ये 3 स्कीम्स के। एक तो ईपीएफ 1952 की स्कीम है, जो कि दुनिया की सबसे बढ़िया सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12% मिलकर एक बहुत बड़ा कॉर्पस टैक्स फ्री अप टू द रिटायरमेंट बनता है, जिसको भी बाद में आप इन्वेस्ट करें या सेविंग स्कीम्स में डालें तो अच्छी खासी जो है रिटायरमेंट लाइफ गुजर सकती है। इसी से वो स्कीम ईपीएस 95 डिराइव की गई है। इसमें से कुछ पैसा एम्प्लॉयर का जो 12% मिलता है, उसमें 8.33 आउट ऑफ 12%, तो 83% 83.3 of that 12%,
वो पैसा जो है ईपीएस में चला जाएगा और वो एवरी मंथ पेंशन के हिसाब से जब आप 58 ईयर्स के होंगे तब वो शुरू हो जाएगी पेंशन। तो दोनों ऑप्शन है और ये इंडिविजुअल का मानना है कि मुझे क्या करना है, क्या मैं पैसा प्रोविडेंट फंड में ग्रो होने दूं या मैं उसमें से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम जो अमाउंट है उसको पेंशन के लिए अलग करूं। ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि एक बहुत अच्छी स्कीम से क्यों पैसा निकाला गया। अगर ये सैलरी से, क्यों सैलरी घटती बढ़ती रहती है, आती जाती रहती है, ये सेपरेट स्कीम होती है और इससे डिराइव नहीं की होती, इससे नहीं बनाई होती, तो फिर तो कहीं कोई विषय ही नहीं था कि आपकी एक नई नई स्कीम बन रही है इन एडिशन टू दी ईपीएफ। और तीसरी स्कीम है कि इंश्योरेंस स्कीम, एक बहुत बढ़िया सामाजिक सुरक्षा के लिए 6 लाख तक इन केस जो कंट्रीब्यूटर है, एम्प्लॉई है, जो स्कीम का मेंबर है, इन केस समथिंग अनफॉर्चुनेट थिंग हैपन्स तो 6 लाख उसकी फैमिली को मिल सकता है। तो अपने आप में ये सब ठीक है। एक ही चीज अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि ऐसी क्या वजह थी कि एक अच्छी स्कीम, दुनिया की सबसे अच्छी स्कीम से पैसा निकाला गया और एक दूसरी स्कीम में डाला गया। इसको अगर ये स्कीम पेंशन, कुछ लोगों के लिए पेंशन जरूरी होती है, लेकिन उनको उनकी सैलरी से किया जा सकता था। उनका जो कॉर्पस बन रहा था रिटायरमेंट के लिए सोच समझ के ही बनाया गया था ये 1952 में। तो इसको क्यों इसमें क्यों छेड़खानी की गई, वो चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई। तो एनीवे ये इंडिविजुअल का वो है, डिसीजन है कि उनको पेंशन लेनी या अपना पैसा ईपीएफ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसी में ग्रो करना है। तो इस साइट पे एक स्क्रॉल हो रही लाइन रिगार्डिंग दैट जॉइंट ऑप्शन, और जॉइंट ऑप्शन में आप ये जाएंगे, यहाँ पे पेंशन ऑन हायर सैलरी, इसी को एक न्यू करके है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यू इसमें जाएंगे तो एक दूसरी विंडो आएगी और उस विंडो में आपको अप्लाई करना है, क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली होगी और जॉइंट ऑप्शन के लिए ये विंडो बनी हुई है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपके एक हैप्पी इन्वेस्टिंग के लिए, हैप्पी डिसीजन के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।